गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अब चलते चलते हम लोग जो है वो जब 18th सेंचुरी में पहुँचे तो उस समय पॉलिटिकल फॉर्मेशन किस टाइप की हुई, यानी कि जो पॉलिटिकल मैप है, जो राजनीतिक चीज़ें हैं वो कैसे कैसे चेंज हुई। ये हमारे सामने ये मैप है, ये हम देख सकते हैं, ये इसकी सीमा रेखाएं हैं। ये करीब 18th सेंचुरी के आसपास की हैं। 17th सेंचुरी में कुछ और था और जब 19th सेंचुरी में आए तो हम अच्छे से जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो ये सीमा रेखा जो थी वो कुछ इस प्रकार से हुई है, यानी कि भारत का विभाजन हुआ था। तो ये चीज़ें कैसे घटित हुई, इस चैप्टर में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर हम इस मैप को, जो मैप 1 और 2 है, इसको क्लोजली देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो घटित हुई हैं कि किस तरीके से जब मुग़ल एम्पायर चल रहा था उस समय की ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये उस समय की हैं, और जब इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया को जब आज़ादी मिली तो उस समय की सीमा रेखाएं कुछ इस तरीके की हैं। ये मैप 2 में है। बाय 1765 नोटिस how another power, the British, had successfully grabbed major chunks of territory in eastern India. What these maps tells us is that political conditions in the 18th century changed dramatically. अब ये चीज़ें हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से 18th सेंचुरी से पहुँचते 19th सेंचुरी तक पहुँचते ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से, नाटकीय तरीके से जो है ये घटित हुई। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर राज कर रहे थे करीब 1707 के आसपास, जब औरंगजेब का राज था तब ये कैसी बाउंड्रीज थी, जब उसकी डेथ हो गई और पानीपत की जब 3rd बैटल हुई तो तब ये सीमा रेखाएं कैसी थी। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स। अब उस समय जो सम्राट थे और जो बाद में जो मुगल्स साम्राज्य चल रहा था तो वो किस तरीके से क्रिटिकल कंडीशंस में पहुंच गया था, यानी कि मुश्किल घड़ी में पहुंच गया। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर्स हैं। क्या है? सबसे पहले जो एम्पायर, जो सम्राट औरंगजेब थे, उसकी जो मिलिट्री है वो कम होती गई। फिर जो उसके पास फाइनेंशियल सोर्सेज थे, काफ़ी समय तक लंबी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो कमज़ोर हो गया था। अंडर हिज सक्सेसर्स द एब्सेंसी ऑफ द एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और जो उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसकी क्षमता थी, वो धीरे धीरे बिखर गई। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर द लेटर मुग़ल एम्पायर टू कीप ए चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। और धीरे धीरे मुग़ल सम्राट के लिए उसके जो शक्तिशाली, यानी कि राजा कमज़ोर हो गया और मनसबदार जो थे वो काफ़ी पावरफुल और शक्तिशाली हो गए थे, सैनिक तौर पर भी और फाइनेंशियल तौर पर भी। तो किस तरीके से जो है वो राजा के लिए मुश्किल हो गया उनको चेक करके रखना। नोबल अपॉइंटेड एज गवर्नर, सूबेदार, आफ्टर कंट्रोल द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू। अब जो गवर्नर्स थे, जो गवर्नर्स थे, उनको
एज ए सूबेदार जो है वो अपॉइंट किया गया और उनको कहा गया कि वो रेवेन्यू जो है उसके ऊपर कंट्रोल करें, जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। दिस गेव दैम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पोलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर वास्ट रीजन्स ऑफ द मुगल एम्पायर। अब ये जो चीज़ है, इसने जो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिक और मिलिट्री चीज़ें, मिलिट्री से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जो पावर्स थी, इसने मुग़ल एम्पायर को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया। एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पेरियोडिक रिमिशंस ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइंड। और इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे ख़त्म होती गई।